साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, उनका तारुफ आपसे कराना चाहूंगी। दानिश इकबाल बीजेपी लीडर हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए, विजय कौशिक कांग्रेस लीडर, इसके साथ ही संजय राणा पॉलिटिकल एनालिस्ट, निपुण आलम बयान पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोगों का इस्तकबाल है जी सलाम में। सबसे पहले दानिश इकबाल जी, बहुत बहुत मुबारक। एनडीए ने जिस उम्मीदवार को चुना, द्रौपदी मुर्मू को चुना, और जो अभी तक रुझान सामने आए वो इस बात की तस्दीक करते नजर आ रहे हैं कि अगला सदर जमहूरिया कौन है। द्रौपदी मुर्मू सदर जमहूरिया बनने जा रही हैं। शबनम जी, पूरे मुल्क को मुबारकबाद। और भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया था द्रौपदी मुर्मू जी के नाम को राष्ट्रपति कैंडिडेट के तौर पर आगे रख करके, और उसको आज सदन के अंदर सदस्यों ने अपने मत के आधार पर, अपने मत से जो है उस निर्णय को सही साबित किया कि प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ने जो निर्णय लिया था वो सही निर्णय था। और आज एक ऐतिहासिक पल है। ऐतिहासिक निर्णय को ऐतिहासिक पल में बदलने के लिए मैं सदन के सदस्यों को, चाहे वो किसी भी पार्टी के रहे हो, और मैं जानता हूं और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि सिर्फ एनडीए के ही सदन के सदस्य नहीं बल्कि दीगर पार्टियों के भी जो सदस्य रहे हैं उन्होंने भी जो है द्रौपदी मुर्मू जी को वोट किया है। तो एक ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक निर्णय, और मुझे लगता है कि ये एक हर्ष का विषय है देश के हर एक नागरिक के लिए कि द्रौपदी मुर्मू जी जिस समाज से आती हैं, जो समाज जल, जंगल और जमीन का संरक्षण करता है इस देश के अंदर, उस समाज से आने वाली महिला ने एक संघर्ष कर करके अपने को यहां तक पहुंचाया है। इस देश के अंदर पहले भी महिलाएं राष्ट्रपति रही हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि किचन से निकल करके ये राष्ट्रपति पद स्वीकार नहीं कर रही हैं, बल्कि जमीनी स्तर से काम करके लोगों के बीच में अपनी स्थिति को बनाते हुए, लोगों के दुख में शामिल होते हुए, और एक आम कार्यकर्ता, ये साबित होता है शबनम जी कि भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की जो संरचनाएं हैं वो इस प्रकार से है कि एक आम कार्यकर्ता भी जो अपनी शुरुआत, राजनीतिक शुरुआत एक कार्यकर्ता के तौर पर करता है, वो संघर्ष करता है, संगठन के विचारधारा को समझता है और वो आगे बढ़ता है, तो राष्ट्रपति जैसे पद को भी पार्टी उसको देती है। और बीजेपी ने ये मैसेज आम करने की पूरी कोशिश की है द्रौपदी मुर्मू के जरिए। कौशिक साहब बहुत मुस्कुरा रहे हैं। सर, मुस्कुराहट की वजह क्या है? द्रौपदी मुर्मू जीत की तरफ आगे बढ़ रही हैं या फिर आप एक बार फिर से पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं? मुस्कुराहट की वजह जानना चाहेंगे। देखिए, जहां तक हमारे प्रत्याशी की हार की बात है तो हमने तो जो संविधान के तहत विपक्ष का जो दायित्व है उसको निभाते हुए एक अच्छे उम्मीदवार को खड़ा किया था। हार जीत दूसरा मुद्दा है, लेकिन मुझे हंसी इस बात पर आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी बगल में छुरी मुंह में राम राम और देश की जनता को बेवकूफ बनाना है इनका काम। ये लोग हिंदुओं की बात करते हैं लेकिन हिंदुओं का शोषण करते हैं। इसी तरीके से बात करते हैं आदिवासियों की, वंचितों की, और उसको लेकर ये बात करते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी को आगे लाया गया। तो इससे पहले आपने दलित और पिछड़ा वर्ग के नाम पर कोविंद जी को बनाया था, जिन्होंने कई बार प्रोटोकॉल तोड़ा और एक बार तो मोदी जी के अगवानी करने के लिए पहुंच गए। तो उन परिस्थितियों में देश को एक अगर देखा जाए तो एक ऐसे राष्ट्रपति की जरूरत थी जो वर्तमान परिस्थितियों में देश के संविधान की भी रक्षा करने में सक्षम हो, और साथ में आपको क्यों लगता है सर कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो सक्षम नहीं होंगे? उनके स्ट्रगल की कहानी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आदिवासी महिला है, इस तबके को प्रोत्साहन मिलेगा। अब इलेक्शन हो चुके हैं और काउंटिंग भी कंप्लीट हो जाएगी थोड़ी देर बाद, लेकिन आपको अभी भी ऐसा क्यों लगता है कि जो राष्ट्रपति मिला है वो सक्षम नहीं है? दिखाई दे रही। मेरा सवाल सुना सर आपने? आपको क्यों लगता है कि द्रौपदी मुर्मू सक्षम नहीं है? उनके काबिलियत के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं क्या? देखिए, मैं एक बड़ी सीधी सी बात कह रहा हूँ कि जब कोई छोटे भी पद पर रहा हो तो जो उसका एक सर्कल होता है, जिस क्षेत्र में वो काम कर रही हैं, वहां से कई तरह की आवाजें निकलती हैं कि वो व्यक्ति योग्य है या नहीं है योग्य। और इनको भाजपा बना रही है, ना कि द्रौपदी मुर्मू अपनी योग्यता के दम पर राष्ट्रपति पद के लिए आगे आई। भाजपा को एक ऐसा चेहरा चाहिए था जिसे दिखाकर वो ये साबित कर सके एक महिला जो एक आदिवासी तबके से आती है, अपनी प्राइमरी एजुकेशन किन हालात में वो पूरी करती है, ग्रेजुएशन करती है, क्लर्क की नौकरी हासिल करती है, 2002-2009 में उस वक्त बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीतती है, जिस वक्त बीजेपी की इतनी हवा नहीं थी जो 2014 में नजर आई, और झारखंड की जो है गवर्नर रहती है। बावजूद इसके आपको ये लगता है कि वो अपनी काबिलियत के बल पर जो है राष्ट्रपति चुनाव में दाखिल नहीं हुई है। ये जीत जो उन्हें मिली है वो अपनी काबिलियत के बल पर नहीं मिली। अगर ऐसा है तो फिर अपोजिशन क्यों बिखरता हुआ नजर आया? सर, इसका सवाल का जवाब भी मैं लूंगी आपसे, लेकिन और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। संजय राणा साहब,
अगर द्रौपदी मुर्मू में काबिलियत नहीं है, बहरहाल पहले तो ये कहना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर अपोजिशन को फिर भी ये लगता है, कांग्रेस को ये लगता है, तो फिर अपोजिशन क्यों एकजुट नहीं हुआ? शबनम जी सलाम। देखिए, अगर इस तरह के वक्तव्य अगर हम कोई भी नेता हो, कोई भी लीडरान हो, कोई भी व्यक्ति हो हिंदुस्तान का, तो बड़ा ही दुखद है अगर वो इस टाइप के वक्तव्य देता है या किस टाइप के स्टेटमेंट देता है। देखिए, ऐसा है कि द्रौपदी मुर्मू जी, आपने दानिश भाई ने एक बड़ा अच्छा वाक्य बोला था, किचन से उठ करके नहीं आई हैं, यानी किसी को स्पून में आके फीड नहीं किया गया, अपने बल पे बन के आई हैं। विधायक बनी, क्लर्क का काम किया जैसा आपने बताया, उसके बाद गवर्नर बनी, और आज हो सकता है, उम्मीद है 99.999% में, तो 100% 2-3 पहले से बोल रहा हूं कि वो अपना अलग राष्ट्रपति बनेगी। मेरे को तो एक सोचना है कि 65 से 70 मिलेगा या 70+ वोट पे। लेकिन जिस तरह हमारे मित्र कांग्रेस के बोल रहे हैं कि वो एक रबड़ स्टैंप है या उनके अंदर कोई काबिलियत नहीं, तो इनकी संवेदनशीलता को दर्शाता है कितने संवेदनशील हैं। एक ये महिला पे आरोप लगा रहे हैं, एक जनजाति पे आरोप लगा रहे हैं, और एक गरीब पे का उपहास उड़ा रहे हैं। देखिए, तीनों चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती है। आप किसी पे भी आरोप लगा देते हो, किसी पे प्रश्न चिन्ह उठा देते हो, गलत है। वो महिला जो बेचारी गरीब थी, वो महिला जो अपनी गरीबियत को, अपने कष्टों को झेल करके इस पोजीशन पर पहुंची है। आप मुझे कांग्रेस पार्टी या देश में आप मुझे नाम बता दीजिए जो इस तरह से बन करके, बढ़ करके प्रदेश का नेतृत्व किया हो, गवर्नर बना हो और आज राष्ट्रपति पद पे हो। आप मुझे गिन के 4 आदमी का नाम बता दीजिए, नहीं मिलेगा। दूसरी पार्टियों में भी रहे हैं, जैसे अब कलाम आजाद साहब की बात नहीं करूंगा क्योंकि वो साइंटिस्ट थे और सबसे बहुत बड़ा बहुमत था उनका, 89% वोट से जीते थे। और हम पुराने में नहीं जाएंगे शबनम जी, क्योंकि वो कांग्रेसी जमाना हुआ करता। लेकिन आज के युग में इस तरह का बोलना, मुर्मू जी हो या कोई भी हो, एक तो पहली बात सम्मान करना चाहिए, हर कैंडिडेट का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो हार रहा हो या जीत रहा हो। अगर ये बोल रहे थे कि विपक्षी पार्टियों के लोग क्या मूर्ख हैं या पक्ष वाले क्या मूर्ख हैं जो उनको वोट दिए, कुछ ना कुछ योग्यता, हम तो कुछ नहीं, योग्यता पर गिनाएंगे तो मैं 10 ऐसे पॉइंट दे सकता हूं जो कहीं ना कहीं यशवंत सिन्हा जी से वो आगे हैं बहुत सी चीजों में। सबसे एक छोटी सी बात मैं बोलता हूं, 2 चीज, एक तो महिला है नंबर 1, एक बहुत ही गंभीर सशक्त महिला। देखिए, होता है कि मेंटल स्टेटस में हमेशा बहुत ईमानदारी से हर डिबेट पे रखता हूं कि आदमी का मानसिक जो होता मेंटल स्टेटस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जिस आदमी का मेंटल स्टेटस स्ट्रांग होता है वो कोई भी निर्णय लेने में सक्षम होता है। जिस तरह से ट्रेजेडी मुर्मू जी के साथ हुई है, उनके 2 पुत्र के देहांत हो गया, उनके हस्बैंड का देहांत हो गया, वो ऐसी क्राइसिस में भी सर्वाइव की, बाहर आई, गवर्नर बनी और गवर्नर का निर्वाह किया अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का। कई जगह पर उन्होंने निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह उठाए। वो आज देश का अगर राष्ट्रपति बनती तो हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। सौभाग्य हमारे लिए नहीं है, उस गरीब के लिए भी सौभाग्य की बात है, एक उम्मीद की बात है। जो एक देश के एकदम अंतिम पड़ाव में है, अंतिम जगह पे है, उसको भी उम्मीद मिलती है कि वो भी देश में कुछ ना कुछ काम कर सकता है। और इस तरह से जो लोग उन पे आरोप लगा रहे हैं, इस तरह से जो प्रत्यारोप की ऐसी हैं, उनके पास योग्यता नहीं, बड़ा दुखद है। अपने आप डिसीजन की बात कर रहे हैं कि कड़े डिसीजन लेने के लिए वो जानी जाती हैं, सटीक डिसीजन लेती हैं, आप उनके फैसलों का जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, मेरे साथ निपुण आलम बयान साहब भी मौजूद है। निपुण साहब, पिछले 5 साल के मुकाबले आने वाले 5 साल में आपको ऐसा लगता है कोई ऐसा सख्त फैसला राष्ट्रपति के जरिए लिया जा सकता है, द्रौपदी मुर्मू के जरिए लिया जा सकता है? सरकार के कई बिल्स की जो है, कई कानून की जो है, हमने सड़कों के ऊपर मुखालिफत देखी है। क्या आपको लगता है राष्ट्रपति भवन में भी वो तस्वीर नजर आएगी? देखिए, क्या है कि अगर हम भारत के संविधान को देखते हैं और संविधान के अंदर राष्ट्रपति के पद की जो संवैधानिक स्थिति है उसको जब देखते हैं तो संवैधानिक स्थिति ये कहती है कि राष्ट्रपति जो है वो मंत्री परिषद तथा उसके जो मुखिया उसकी सलाह पर कार्य करेंगे। और अगर शक्ति की हम बात करते हैं तो केवल 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये बोला गया था कि भाई आप एक बार केवल पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, पुनर्विचार के लिए दे सकते हैं। तो राष्ट्रपति की जो स्थिति है, शक्तियां बहुत सारी हैं, चाहे हम लोग लेजिस्लेटिव पावर की बात करें, चाहे हम लोग वित्तीय शक्तियों की बात करें, चाहे हम कार्यपालिका शक्ति की बात करें, चाहे न्यायिक शक्ति की बात करें, आपातकालीन शक्तियों की बात करें, इसके अलावा विवेकाधीन शक्तियों की बात करें, तो तमाम तरह की पावर तो है, लेकिन वो सारी शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह पर होता है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात ये होती है कि जैसे हमने देखा कुछ सशक्त जितने भी हमने प्रेसिडेंट को देखा, अभी जैसे कांग्रेस के जो मान्य थे वो बात बोल रहे थे कि रबड़ स्टैंप की तरह, तो मेरे मन में कई सारे प्रश्न एकदम खोदने लगे और मेरे मन में कई सारे प्रश्न उठे कि क्या रबड़ स्टैंप फखरुद्दीन अली नहीं थे कि जिन प्रेसिडेंट को बताए बगैर क्या कर दिया गई थी, आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी, पूरे देश को आजादी यानी पूरे देश की आजादी छीन ली गई और जंजीरों में जकड़ लिया, क्या वो रबड़ स्टैंप नहीं थे? और भी बहुत सारे। और फिर दूसरे बोल रहे थे कि वो आपका भाजपा के द्वारा बनाए गए हैं।
भारत के कितने राष्ट्रपति हैं जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े हैं? 3, 4, 5 के आप नाम लीजिए, बाकी सब किसी न किसी पार्टी से, चाहे वो आपका INC से रहे हो, चाहे वो बीजेपी से रहे हो, जो जनता पार्टी से रहे हो। तो भारत के संविधान में जो राष्ट्रपति की स्थिति जो है, वो संवैधानिक स्थिति ये है कि सर्वोच्च है, प्रथम नागरिक है। यानी कि आपके क्या हम बोल सकते हैं कि आर्टिकल 52 की हम बात करें, आर्टिकल 53 की बात करें, 53 ये कहता है कि जितनी भी कार्यपालिका संबंधित कार्य जो है वो राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे, लेकिन सारे कार्य टोटल मंत्री परिषद की सलाह पर होंगे। तो ये कहना कि राष्ट्रपति अपने मन से कुछ करते हैं, रबर स्टैंप की तरह बात करते हैं, ये कतई जिनको संविधान की जानकारी नहीं है वो इस प्रकार की बातें बोलते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जब सवाल आपसे, जानकारी नहीं है, गलत अफवाह फैला रहे हैं, रबर स्टैंप बोल रहे हैं। देखिए, मैंने रबर स्टैंप कहा ही नहीं। इशारा तो वही था ना सर, तेजस्वी यादव बोल चुके हैं, इशारा वही था, इशारा वही था, लफ्ज वो नहीं थे लेकिन इशारा वही था। ठीक है, इशारा किस संदर्भ में किया मैंने वो आपको बताया और मैं उसे स्पष्ट कर रहा हूं। बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि बगल में छुरी मुंह में राम राम, यानी कि दिखावा कुछ है, चरित्र कुछ है। भाजपा अगर एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने की बात कर रही है तो जो आदिवासियों के हित हैं वो इस सरकार में सुरक्षित कहाँ हैं? मैंने उत्तराखंड का मुद्दा आपको बताया कि किस तरह से वहां महिलाओं को जो है घास काटने तक से रोक दिया, उन्हें गिरफ्तार करके थाने में बिठा लिया गया। इसी तरीके से देश भर में अवैध खनन जो हो रहा है, जल जंगल जमीन जिसका सर्वनाश भाजपा सरकार द्वारा करवाया जा रहा है, तो ये जो बात कर रही है भाजपा कि द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा होगी, जो वंचित समाज है उनके हितों की सुरक्षा होगी, तो इन हालात में वो संभव दिखाई नहीं दे रहा। तो उन परिस्थितियों में भाजपा ने केवल इनका इस्तेमाल, जैसे भगवान श्री राम का इस्तेमाल केवल राजनीतिक उसके लिए किया गया, हिंदुओं को एकजुट करने के लिए किया गया। राम मंदिर निर्माण का जो ड्रामा है भाजपा द्वारा, वो हिंदुओं को एकजुट करने के लिए किया गया। और जब देखा कि भाई अब बात नहीं बन रही, बेरोजगारी जैसे मुद्दे, महंगाई जैसे मुद्दे, विदेशी कर्ज के मुद्दे सरकार पर भारी पड़ रहे हैं, तो अब हिंदू मुसलमान का चक्कर चला दिया। तो हिंदू मुस्लिम में आज इन्होंने इस देश को इतना बांट दिया है कि उसका फायदा भाजपा ले रही है। तो मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि हिंदू मुसलमान कहाँ आया सर? द्रौपदी मुर्मू हिंदू मुसलमान का आया? आवाम ने नहीं वोट कास्ट किया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और विधायकों के जरिए। दानिश इकबाल जी, इसमें राम मंदिर का निर्माण कहां से आ गया? और आज भी राम मंदिर के निर्माण को ये ड्रामा बता रहे हैं। बताइए, कांग्रेस की हैसियत कहां से कहां हो गई, लेकिन अभी तक आपकी जो है बुद्धि नहीं खुली है। आप राम मंदिर जो आस्था का विषय था, जो देश के करोड़ों करोड़ आस्था का विषय था, आप उसको जो है ड्रामा बता रहे हैं। खैर, आज ये जो है विषय नहीं है। आज विषय हम द्रौपदी मुर्मू जैसे शख्सियत को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति के तौर पर प्रोजेक्ट किया, उस पर हम बात कर रहे हैं। और आप कांग्रेस पार्टी बार बार ये कह रही है शबनम जी कि ये जो है रबड़ स्टंप है और ये जो है सही से चैनलाइज नहीं कर पाएंगे चीजों को। मुझे लगता है कि इनको तो इस तरह की बातें करनी नहीं चाहिए। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पे जो है पत्थर नहीं फेंकते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का क्या योगदान था इस देश के अंदर? पार्टी के अंदर वो किस पद पे जो है आसीन रही? पार्टी के अंदर क्या उनका प्रोफाइल था? क्यों उनको राष्ट्रपति बनाया गया? इसलिए बनाया गया कि वो इंदिरा गांधी के किचन में कुक का काम करती थी, इंदिरा गांधी की फेवरेट डिशेस बना करके उनको परोसा करती थी। मुझे कहने में शर्म नहीं आ रहा है। जब आप इस तरह की बातें करेंगे तो मुझे भी आपको जवाब देना पड़ेगा। और आप बात कर रहे हैं फखरुद्दीन अली फखरुद्दीन अली का देख लीजिए, आप जो राष्ट्रपति थे। उसके बाद वेंकट रमन जो थे, उनका देख लीजिए। जब अटल जी की सरकार एक वोट से गिर गई, उसके बाद से उन्होंने बिना किसी कागज के सोनिया गांधी को जो है टाइम दे दिया कि आप सरकार बनाइए। सोनिया गांधी जो है बहुमत जो है साबित नहीं कर पाई, उनके पास उतने सांसद नहीं थे। तो ये सारा एक इतिहास रहा है कि कांग्रेस के द्वारा बनाए गए राष्ट्रपति ने किस प्रकार से चैनलाइज किया है, किस प्रकार से जो है लोकतंत्र का हनन किया है, किस प्रकार से पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम किया है। वैसे लोग जो है आज हमें नसीहत दे रहे हैं। और देखिए शबनम जी, भारतीय जनता पार्टी को जब जब मौका मिला देश के अंदर राष्ट्रपति को बनाने का, एपीजे अब्दुल कलाम का ऐतिहासिक निर्णय था। लेकिन साबिक प्रेसिडेंट, मौजूदा प्रेसिडेंट, इनकी गरिमा का हमें ख्याल रखना होगा और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पर्सनल ना हो, क्योंकि हम डिबेट कर रहे हैं। संवाद एक जरिया है बातचीत करने का, अपनी राय रखने का। तो कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे अल्फाज से हमें परहेज करना चाहिए। कौशिक साहब, ठीक है, आपको भी बोलने का मौका दिया मैंने, दानिश साहब को भी क्लियर कर दिया, ठीक है। अब मेरा सवाल संजय राणा साहब आपसे है।
हम बात करें बाबा, आज अपोजिशन कह रहा है कि भाई जो द्रौपदी मुर्मू हैं वो आदिवासी हैं, वोट का फायदा लेने के लिए उम्मीदवार बनाया गया और उसका फायदा भी उनको आने वाले वक्त में मिलेगा। लेकिन अपोजिशन क्यों बिखरा? ममता बनर्जी जो कि नुमाइंदगी करती हुई नजर आती हैं यशवंत सिन्हा की, टीएमसी से वो सांसद भी रहे हैं, इस्तीफा देकर उन्होंने इलेक्शन लड़ा, लेकिन ममता बनर्जी खुद उन्हें आने के लिए मना कर देती कि भाई आप मगरबी बंगाल में मत आइए, यहाँ सब वोट आपको दे देंगे। लेकिन खुद वो कहती है कि अगर हमें सत्ता पक्ष पहले बता देता द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया जा रहा है तो तस्वीर जुदा होती, वो इस तरह का फैसला नहीं लेते। तो विपक्ष भी तो एकजुट नहीं था, ये भी तो एक बड़ी वजह है। देखिए, ममता बनर्जी ने कभी इनको प्रपोज नहीं किया था, एक तरह से एक नाम रखा था। देखिए उन्होंने क्या किया था, बुलावा था, सारे विपक्षियों को बुलाया था और अब कई नामों की चर्चा चली, उसमें शरद पवार साहब भी थे, उसमें फारूक अब्दुल्ला साहब भी थे, काफ़ी लोगों का चर्चा चली। तो उसमें से फाइनली इस टीम में डिसाइड किया कि यशवंत सिन्हा जी को प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बनाया जाए। लेकिन ममता बनर्जी ने कभी भी उनका पक्ष में ना हाँ बोला था ना बोला था। ये हो गई नंबर 1 बात। नंबर 2, जो विपक्षी पार्टियों की बात होती है, देखिए चाहे विपक्षी पार्टियां कोई भी, तकरीबन 22 पार्टियों को उन्होंने बुलाया था, 14 उसमें से रह गई। विपक्षी पार्टी में चाहे जेएमएम को देख लीजिए, चाहे आप बीजेडी को देख लीजिए, चाहे बहुत सारी पार्टियों, इवन दो समाजवादी पार्टी को, जहां पे उत्तर प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति का, हमें ट्राइब तो नहीं नजर आता, अनुसूचित जाति के लोग बहुत रहते हैं लेकिन ट्राइब नहीं है, उसके बावजूद भी कई विधायकों ने उनके मुर्मू जी के पक्ष में वोट डाला। देखिए शख्सियत जब इंसान की बड़ी हो जाती है या बड़ी होती है या फील करता आदमी, देखिए बड़ा होना नहीं होना वो आपके विवेक पे निर्भर करता है, लेकिन आपकी किसी के प्रति समर्पण की भावना आ जाती है, एक आदर आ जाता है, तो अपने ऑटोमेटिक आप वोट करने चले जाते हो। इसी तरह जो भी विपक्षी पार्टियों के क्रॉस वोटिंग आपने सुना होगा, देखिए 540 एमपीज के वोट पाई, अभी तो विधायकों के वोट चल रहे। आप सोचिए 540 एमपी कैसे होंगे, वो जो सोच के तो वोट दिए होंगे, ऐसा नहीं कि पार्टी लाइन से हट के वोटिंग हुई है, एक महिला का सम्मान में हुई है, एक जनजाति के सम्मान में हुई है, उनको वोट दिया और इतनी अच्छा उनका जो नेचर है, व्यवहार है, वो डिफरेंट है। अब ये बोल देना कि भारतीय जनता पार्टी, द्रौपदी मुर्मू के जरिए कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए गए इस दौरान, यशवंत सिन्हा ने तो बहुत बयान दिए। आप देखिए अभी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, मैं इस पे आना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने मुझसे प्रश्न पूछा तो मैं बेबाक होकर जवाब दूंगा। यशवंत सिन्हा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर लेते, लेकिन उनकी वाणी आपने कभी सुनी है? उनके अभी ट्विटर अकाउंट में आप जाके गौर से फरमाया कि किस तरह से ट्विटर पे जवाब देते हैं, वो गाली गलौज से जवाब देते हैं किसी का। तो उन्होंने डिलीट कर दिया काफ़ी ट्वीट। जब इस आदमी को यही नहीं पता, देखिए उनको नहीं बोलना चाहिए आदमी, एक जिन व्यक्ति को, एक लीडर को या लीडरान को ये नहीं पता कि अपने आवाम से कैसे इंटरेक्ट करना चाहिए, कैसे बातचीत करना चाहिए। हो सकती है आपकी आवाम आपसे इत्तफाक ना रखती हो, इत्तफाक ठीक है, लेकिन आप उससे बदतमीजी से बात नहीं कर सकते, गाली गलौज से बात नहीं कर सकते। ये दर्शाता है कि आप कितने बड़े, आपका विवेक कैसा है और आपके मानसिक स्तर कैसा है। अब रहा मुर्मू जी की बात, देखिए जरूरी नहीं है आकर के हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, एक होता आह्वान करना, एक होता मेरा नाम ही काफी है। गलौज की बात नहीं करती हूँ संजय राणा साहब, और ना मैं इसका जिक्र करना चाहती हूँ, लेकिन जो उनका आक्रामक रुख है, जो एग्रेशन है, बीजेपी के लीडरान का तो रुख आक्रामक रहता है, चाहे वो इंतखाब के जरिए, बयानबाजी के जरिए हो। बीजेपी से वो आए हैं, हालांकि मैं फिर कह रही हूँ मैं इस बात को सपोर्ट नहीं करती हूँ, गाली गलौज जो आपने वर्ड का इस्तेमाल किया, ठीक है, आप और भी लोग हैं सर, और को भी मौका देना है मुझे। निपुण साहब, आपको लगता है कि महज अपोजिशन को एक जगह टारगेट करना कि अपोजिशन बिखरा हुआ नजर आया, इसलिए जो है द्रौपदी मुर्मू जो है इतने बड़े मार्जिन से जीतने जा रही हैं? राज्यसभा के जब इलेक्शन हुए थे 52% वोट शेयर तो अभी उस एनडीए के पास उस वक्त ही मौजूद था, ये तो तभी क्लियर था, और यशवंत सिन्हा साहब भी ये बहुत बखूबी जानते थे, वो इलेक्शन तो लड़ रहे हैं लेकिन जीतना उनका मुश्किल है। ये बात देखिए क्या है कि सारा जो हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इलेक्शन की बात करते हैं, सारा आंकड़ों का खेल होता है, और ये बात बहुत स्पष्ट रूप से थी। ये स्थिति वो तो नहीं थी कि जब वीवी गिरी और नीलम सिंह रेड्डी का चुनाव हो रहा था, केवल एक बार भारत में ऐसा हुआ कि जब पार्टी लाइन से हटकर किसी व्यक्ति को, किसी भी जो उम्मीदवार थे उनके लिए वोट हुआ, और वहां पर क्या ना कि अंतरात्मा की आवाज सुने। जैसे मैं यशवंत सिन्हा जी को देख रहा था, जिस प्रकार के वो बयान दे रहे थे कि अंतरात्मा की आवाज सुने, तो मुझे बार बार वीवी गिरी और नीलम संजीवा रेड्डी का चुनाव याद आ रहा था। तो प्रश्न उठ रहा था कि कांग्रेस के जैसे एक दमदार शख्सियत इंदिरा गांधी जिस प्रकार की अपील कर रही थी, क्या यशवंत सिन्हा जी की इस प्रकार की स्थिति है? पहली बात। और दूसरी बात, आपने बिल्कुल सही कहा कि आंकड़ों का गेम है। जब दिख रहा है लोकसभा की स्थिति क्या है, राज्यसभा की स्थिति क्या है, और सभी राज्यों की स्थिति क्या है, और मैं मानता हूं कि बीजेपी का ये एक मास्टर स्ट्रोक है। बीजेपी ने राष्ट्रपति पद के लिए, हालांकि एक बहुत गरिमा का पद है, उसको किसी भी तरीके से जोड़ना, जब राष्ट्रपति बन जाते हैं तो उसको किसी भी पद, प्रतिष्ठा या उसको राजनीतिक दल से जोड़ना वो सही नहीं होता। लेकिन जैसे भाई साहब बोल रहे थे, कांग्रेस के जो थे वो बोल रहे थे कि भाई वो SC ST के हैं, ये है वो है, कि वो पैसा नहीं करती है।
मैं ये कहता हूं कि मास्टर स्ट्रोक था, आपके पास इतने वर्षों तक समय था, आपने क्यों नहीं बना दिया? आपके पास मौका था, आपका अवसर था, आप भी बना दिए होते, आपने नहीं बनाया। और फिर बोल रहे थे कि SC ST के मुद्दे चुन रहे हैं, जल जंगल जमीन की बात हो रही है, ये 1970 के मुद्दे हैं। 1970 में कौन था सरकार में? 70 में कौन था? कांग्रेस थी। तो तमाम तरह की बातें जो है, मुझे लगता है कि कांग्रेस में सबसे बड़ी समस्या क्या है? विपक्ष में, विपक्ष का जो नेता है वही नेता ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। अगर कांग्रेस लीड करने की बात करती है लीडरशिप तो की कमी कांग्रेस नजर की आती है। जी बिल्कुल, लीडरशिप की कमी है। कांग्रेस को ये नहीं पता कि किसको खड़ा करना है। यशवंत सिन्हा जी को खड़ा करने का मोटिव यही था क्योंकि वो भाजपा के बागी थे। यही रीजन था कि हम क्या करेंगे, ठीक भाजपा है, के लेकिन सामने से- यशवंत सिन्हा ने जो अंतरात्मा की अपील की थी, अंतरात्मा की आवाज सुनिए, बीजेपी लीडरान को भी ये बात कही थी कि अंतरात्मा की आवाज सुनिए। उनके बेटे जयंत सिन्हा ने खुद आवाज नहीं सुनी अंतरात्मा की, यही कहा जाएगा ना, क्योंकि उन्होंने तो बीजेपी को वोट दिया, वो बीजेपी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। जी बिल्कुल। अब देखिए, इंदिरा गांधी जी की बात जब हुई थी, जब वीवी गिरी के समर्थन में उन्होंने कहा अंतरात्मा की बात सुनिए, नीलम संजीवा रेड्डी के अगेंस्ट बोला था, तो इंदिरा गांधी जी की जो अपील थी बहुत सही अपील थी, क्योंकि इंदिरा गांधी जी मुद्दा कुछ और उठा रही थी। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि जो भाजपा थी, यानी कि जब अटल जी के समय में बात करें, भाई यशवंत सिन्हा जी जो थे वो अटल गवर्नमेंट में क्या थे? मंत्री थे। उस समय से लेके आज तक देखें, भाजपा के मुद्दों में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आया है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि भाजपा जिन मुद्दों पे चली थी उस पर और ज्यादा क्या हुई, अड़ी हुई है। चाहे वो 370 का मुद्दा हो या अन्य और मुद्दे हो, सभी पर क्या मजबूती से बात क्यों रखी है। तो किस प्रकार से अंतरात्मा की आवाज सुन ली थी। और आपके जो बयान हो रहे हैं और आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इससे स्पष्ट हो रहा था, उनके बयानों से स्पष्ट हो रहा था कि वो लड़ाई जो है कि वो लड़ ठीक रहे है, हैं। यानी कि बीजेपी जो दावा करती है, एनडीए दावा करती है कि जो कहा है सो करेंगे और अपनी बात पर अटल रहती है बीजेपी, इसलिए इतना बड़ा मैंडेट उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। मेरे साथ अभिषेक वाजपेयी साहब भी समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं। अभिषेक वाजपेयी साहब, यशवंत सिन्हा को हिमायत करने में अखिलेश यादव उनके साथ नजर आए, लेकिन शिवपाल यादव, इसके साथ साथ ओम प्रकाश राजभर, आपने इलेक्शन साथ लड़ा, इत्तेहाद आपका था, लेकिन सदर का जब इलेक्शन होता है तो आप बटे हुए नजर आते हैं। देखिए संगम जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि आज के समय में आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल चलता रहता है। कोई किसी का आरोप लगाता है और जिसके साथ जाने की इच्छा हो बिल्कुल जा सकता है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पहले भी कह रखा है। और अभी आज समय ये है कि जो भी राष्ट्रपति हो, हमें तो उनको बधाई देना चाहिए। हम अपेक्षा यही करेंगे कि वो इस देश को और प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करवाएं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि आज के समय में माननीय राष्ट्रपति महोदया या महोदय जी को ये सोचना पड़ेगा कि आज हमको प्रधानमंत्री जी से भी मंथन करना पड़ेगा कि रुपया जो है वो इतना कमजोर कैसे होता जा रहा है। हमें इनके जनता से जुड़े मुद्दों के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि जो आज के समय पे जो भी हमारे सरकारी तंत्र हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है, वो आखिर क्यों हो रहा है, इनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। हमें जनता के मुद्दों के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि जो GST खाने पीने की चीजों पर भी, जो आटा दाल इन सब चीजों के ऊपर भी लग गया, इनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। क्योंकि और साथ में इन चीजों के बारे में भी सोचना पड़ेगा जिनको आप करोड़ों अरबों रुपए दे करके आप राजा बना रहे हैं और जिनके टैक्सेस से काम चल रहा है उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो भी राष्ट्रपति होगा उसको खुले मन से इस प्रदेश की जितनी भी राजनीतिक धरोहर है उनसे पूछना पड़ेगा, प्रश्न पूछना पड़ेगा कि आखिर देश को आगे ले चलने के लिए और क्या क्या काम करना पड़ेगा। हमें इन सब चीजों के बारे में पूछना पड़ेगा। ये तो मौजूदा सरकार से सवाल बनता है ना सर, राष्ट्रपति तो अभी बनेंगे, 5 साल का कार्यकाल है, अभी बहुत जल्दी नहीं होगा ये आकलन करना। संजय राणा साहब, देखिए संदन जी, मैकेंजी ने सबसे पहले इस बात को कहा था कि जो भी राष्ट्रपति बनेगा, मैंने इसीलिए सबसे पहले इस बात वक्तव्य में कहा था, जो भी राष्ट्रपति बनेगा उसको इन सब चीजों पे सोचना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी से इन सब चीजों के बारे में भी डिस्कस करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। शबनम जी, हमारे मित्र ने बहुत अच्छा एक प्रश्न उठाया डॉलर और रुपया का। तो अब डॉलर और रुपया में थोड़ा सा 30 सेकंड में दे, मैं डॉलर रुपया समझाता हूं। हमारे जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे 2004 में ले जाते हैं, मैं 2009 से लेकर के 2014 का आंकड़ा देता हूं शायद आपको। 2009 में डॉलर का वैल्यू था 45 रुपये 51 पैसा और 2014 में जब हैंड ओवर किया गवर्नमेंट को उस समय वैल्यू था 60 रुपया 58 पैसा। तो डेप्रिसिएशन जो उसको कहते हैं ना, इनको जरा स्क्रीन पे दिखाइए, डेप्रिसिएशन उसको कहते हैं 31% था
जो सो कॉल्ड द ग्रेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे मनमोहन सिंह जी के जमाने में। अब आते हैं, मैं एनडीए 1 में आता हूं। एनडीए 1 में जब उनको मिला था 2014 में 60 रुपए 59 पैसे पे, और जब वो एनडीए 1 खत्म हो रहा है यानी 19 में, तो 69 रुपीज 72 पैसे यानी 15% औसत गिरावट थी। एनडीए 2 की बात करते हैं, एनडीए 2 में आज की जो हम ले लेते हैं 79 रुपीज 72 पैसा, भी 80 हुआ नहीं है, अभी होने वाला है। उसमें अभी जो औसत गिरावट है वो 14% है। जो सो कॉल्ड सुपर प्राइम मिनिस्टर थे, इकोनॉमिस्ट थे, उनके आंकड़े 31% गिरे थे डेप्रिसिएशन के मुताबिक। आप कहना चाहते हैं कि पहले ज्यादा खराब। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ खराब अच्छा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। और ये शबनम जी मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। देखिए, मैंने ये सिर्फ आंकड़े इसलिए रखे हैं कि देश में, सर मैं आपके बीच में कतई नहीं बोला था, पूरा सुन लीजिए, कतई नहीं बोला। आपके पास सिर्फ मुझे 30 सेकंड शबनम जी दे दीजिए, बहुत सिर्फ 30 सेकंड दीजिएगा। देखिए, ऐसा है देश में अभी इस तरह के माहौल मिलेंगे, 4 तरह के माहौल मिलेंगे। भ्रम फैलाना, अराजकता, इंस्टीट्यूशन पे क्वेश्चन उठाना और फेक न्यूज, ये चलेंगे 4 चीज। आप देखिएगा 2024 तक ये 4 चलेंगे। मैंने आंकड़े रखे, कोई भी मुझे गलत साबित कर दे, मैं आंकड़े रखने के लिए तैयार। आप महंगाई पे आता हूं, महंगाई पे आता हूं। अब मैं नहीं, आपको आप मौका नहीं दूंगी, और भी लोग हैं सर। कौशिक साहब, देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, जो हालात हैं इसमें कोई शक नहीं है कि द्रौपदी मुर्मू जी देश की अगली राष्ट्रपति होंगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं उन्हें बधाई देता हूं, लेकिन बहुत बढ़िया, इसके साथ साथ में दिखाया, बहुत बढ़िया, खूबसूरत, नहीं, बहुत बढ़िया, निश्चित तौर पर। लेकिन इसके साथ साथ मैं उनसे एक अपील करता हूं कि देखिए, जिस समाज से, जिस वर्ग से, जिस प्रदेश से वो आती हैं, इस देश की सभी जनता को उनसे बहुत अपेक्षाएं हैं। उन्हें राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहले उन सुदूर क्षेत्रों का भारत में दौरा करना चाहिए जिन लोगों की आवाज किसी मीडिया के माध्यम से देश तक नहीं पहुंच पाती, और वहां माफिया लोग खनन कर रहे हैं, जल जंगल जमीन का दोहन कर रहे हैं। जो स्थानीय वहां के मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं, उनके हालात बेहद दयनीय हैं। उन्हें इस मुद्दे पर लेकर जगह जगह जाना चाहिए, उनकी आवाज देश के सामने भी रखनी चाहिए और उनको न्याय दिलाने का प्रयास करना चाहिए। हरियाणा जैसा स्टेट देख लीजिए, यहाँ खनन के मुद्दे पर कितनी ही हत्याएं हो गई हैं, अवैध खनन के मुद्दे पर कितने पहाड़ गायब हो गए हैं। तो अगर देश में ये सब नहीं रहेंगे तो आदिवासी भी कहाँ रहेंगे? अगर ना जंगल होगा, ना पहाड़ होंगे, ना जमीनें होंगी, ना तालाब होंगे, ना नदियां होंगी, तो आदिवासियों का भी अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। तो उस समाज की लड़ाई माननीय राष्ट्रपति महोदया को लड़नी है, जिनको लेकर भाजपा हमेशा से राजनीति करती आ रही है और जिसके चलते आज ये देश महंगाई और दूसरे तमाम तरह की लूटमार से जूझ रहा है। ठीक है सर, ये जवाब लोग ले कहते लीजिए। हैं कांग्रेस सरकार के समय में ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, तो भाई कांग्रेस पार्टी आज सत्ता से बाहर है ना, वही जवाब देंगे आपको। शोरूम जी, देखिए, ये लगातार जो है रिमर्स फैलाने का काम, जैसे अभी अग्निवीर की जो फॉर्म थे उसमें इन्होंने कहा कि जातिवादी भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार कॉलम बनाया, उसकी भी सफाई दी गई, उसको भी देखा गया किस प्रकार से झूठ फैलाने का, भ्रम फैलाने का काम किया गया, किस प्रकार से जो है राजस्थान के अंदर चीज़ें हो रही, राजस्थान में आपकी सरकार है। तो मैं इन मुद्दों पर जाना नहीं चाहता हूँ। आज बड़ा हर्ष का विषय है शबनम जी, आज पूरे देश के लिए गौरव का विषय है कि एक निम्न समाज से आने वाले व्यक्ति जिसने अपनी प्रतिभा के आधार पर अपने आप को साबित किया और आज देश के सबसे गौरवान्वित पद पे वो आसीन होने जा रही है, तो इसलिए देश जश्न के मूड में है। शबनम जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा किसी भी व्यक्ति को किसी पद पर अगर लाने का निर्णय लिया तो वो उसकी प्रतिभा के आधार पर, वो उसकी सक्षमता के आधार पर, वो उसके नेतृत्व के आधार पर और निर्णय लेने की क्षमता के आधार पर किया। उसका उदाहरण देखिए प्रतिभा जी, जब अटल जी की सरकार बनी थी और 2002 में राष्ट्रपति के चुनाव का समय आया तो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का व्यक्ति, कांग्रेस के नेता जो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे पीसी अलेक्जेंडर, आने के बाद उनको दोबारा राज्यपाल भी बनाया और फिर भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया था कि पीसी अलेक्जेंडर को 2002 में राष्ट्रपति के पद पे चुनाव लड़वाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने चिट्ठी लिख करके भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को कहा कि नहीं, आप इस व्यक्ति को अगर बनाएंगे तो हमारा समर्थन नहीं होगा। एनडीए को उस वक्त जो है बहुमत नहीं थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एपीजे अब्दुल कलाम जी को सामने लाया और उनको जो है राष्ट्रपति बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी ये नहीं देखती है कि फलाना व्यक्ति किस पार्टी का है, फलाना व्यक्ति किस विचारधारा का है, फलाना व्यक्ति प्रतिभाशाली है कि नहीं, वो देश को सक्षम बनाने में, देश को आगे ले जाने में निर्णय ले सकता है कि नहीं ले सकता है। भारतीय जनता पार्टी इस आधार पर अपना निर्णय लेती है किसी भी पद पर व्यक्ति को आगे रखने के लिए। शबनम जी,
निपुण साहब, ये तो मानना पड़ेगा बीजेपी जिस स्ट्रैटेजी के साथ चलती है उसका तोड़ निकालना अपोजिशन के पास बहुत मुश्किल होता है, और द्रौपदी मुर्मू का नाम पेश करके सबको एक तरीके से अचंभे में भी डाल दिया और कश्मकश में भी डाल दिया कि अब करें क्या हम। यशवंत सिन्हा उन्होंने क्योंकि उम्मीदवार पहले ही डिक्लेयर कर दिया था। आपको लगता है कि जो एक बार बार ये कहा जा रहा है कि 2022, 23 और 24 इसमें बड़े मार्जिन से बीजेपी को फायदा होगा द्रौपदी मुर्मू का नाम पेश करने के बाद? बिल्कुल, मैं बिल्कुल कहूंगा, और मैं तो इसको बल्कि ये कहूंगा कि ये भाजपा का एक मास्टर स्ट्रोक है कि जैसे पहले रामनाथ कोविंद जी हमारे राष्ट्रपति थे, अब द्रौपदी मुर्मू को बनाकर भाजपा ने साबित किया कि SC ST समुदाय के लिए भाजपा कितना ज्यादा चिंता करती, कितना विचार करती है। अभी जो कांग्रेस के माननीय बोल रहे थे कि वहां पर जाकर विचार करें, भ्रमण करें, सुदूर देशों मतलब एरिया तक जाए, एरिया क्षेत्रों तक जाए। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ भाई साहब से, मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा कि जो जल जंगल जमीन की बात कर रहे हैं वो 1970 के मुद्दे हैं। नक्सलवाद, माओवाद, आतंकवाद, ये जितनी समस्याएं हैं सब कांग्रेस की नीतियों के कारण उत्पन्न हुई थी। और अगर थोड़ा सा ये अगर हमारे गृह मंत्रालय की रिपोर्ट देख ले, और हर साल की एनुअल रिपोर्ट आती है, उसमें कितनी नक्सली घटनाएं हुई, कितनी माओवादी घटनाएं हुई, उनमें कितनी गिरावट आई, तो उनको समझ में आ जाएगा कि जल जंगल जमीन के मुद्दे क्या हैं। और मैं इनसे पूछ लूं कि क्या है जल जंगल जमीन का मुद्दा, कहां से निकल कर आ गया जल जंगल जमीन का मुद्दा? क्या ये भाजपा के कार्यकाल में आ गया? तो प्लीज इस प्रकार के मुद्दे ना जोड़ें, इस प्रकार की बातें ना करें। इस समय एक उत्सव का दिन है, एक भारत में कौशिक साहब आप ही दीजिएगा जवाब। वंचित समुदाय से कोई महिला सर्वोच्च पद पर भारत की प्रथम नागरिक बनी है। ये उल्लास का, उत्सव का विषय है, ना कि इस प्रकार की छीटक कसी का मुद्दा है। थोड़ा सा विवेक का इस्तेमाल लें, नहीं तो क्या होगा कि कांग्रेस की जो स्थिति है, मैं हमेशा बोलता हूं कांग्रेस पहले विशेष थी, अब शेष है और अवशेष नहीं रहेगी। अगर इस प्रकार की बातें करेंगे तो जो वोट बैंक थोड़ा बहुत था इनका वो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ST समुदाय की कोई महिला बनी है, महिला है पहली बात। दूसरी बात ST समुदाय से है, तो वैसे ही सम्मान के भाव से और तमाम तरह की बातें बोलनी चाहिए थी इनको। बहुत लेट में आकर इन्होंने बधाई दी, ये बहुत बड़ी बात है, मैं इसके लिए इनको साधुवाद देता हूँ। ये बड़ी देर में की, लेकिन थोड़ा इस प्रकार के मुद्दे ना उठाएं। इस बार मुद्दे उठाएंगे तो फिर क्वेश्चन 10 तरह के मैं इनके ऊपर डाल दूंगा। ठीक है कौशिक साहब, ठीक है, आप 10 क्वेश्चन कीजिए, 20 क्वेश्चन कीजिए, विजय कौशिक डरने वाला व्यक्ति नहीं है। जल जंगल जमीन का मुद्दा जब से देश बना है तब से मुद्दे हैं, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। अगर किसी सरकार के समय में गलत हो रहा है, जैसे आज भाजपा सरकार के समय में गलत हो रहा है, तो उसको लेकर आवाज भी उठाई जाएगी। अभी परसों की ही घटना है जब उत्तराखंड में महिलाओं को जंगल से घास काटने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया, उन्हें थाने में ले जाकर बिठा दिया गया। तो ये देश है, ये ऐसी संविधान की रक्षा होगी? क्या हम उनकी बात ना करें? क्या ये बात यशवंत सिन्हा ने भी कही कि जमहूरियत खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, द्रौपदी मुर्मू अब तो राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। क्या आपको लगता है कि अभी भी खतरे में है लोकतंत्र? रक्षा करें। अगर उन्हें एक महिला होने के नाते बनाया जा रहा है, अगर उन्हें पिछड़ा वर्ग से होने के नाते बनाया जा रहा है, तो उनका ये भी तो फर्ज है कि महिलाएं आज जो महंगाई के कारण अपना घर नहीं चला पा रही, उनकी भी कुछ रक्षा के बारे में सोचें। जो महिलाएं आज पद पर आसीन तो होने दीजिए के कारण आत्महत्याएं करने पर मजबूर हैं, आज काउंटिंग हो रही है, अभी नतीजे भी पूरी तरीके से सामने नहीं आए, उनकी भी रक्षा करने की वो बात करें। जो आदिवासी आज लुट गए हैं, उनके जल जंगल जमीन माफिया ने छीन लिए हैं। महिलाओं का आप जिक्र करें, अभी मोदी कैबिनेट में सबसे ज्यादा महिलाओं की जो तादाद है वो मोदी कैबिनेट में है। क्या अब तक की तारीख में रखें? मुझे बताइए, क्या अगर द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनकर, क्या हम उनसे ये अपेक्षा ना रखें कि वो देश में जो भाईचारा खत्म हो रहा है? नहीं सर, आप बिल्कुल रखिए, लेकिन थोड़ा वक्त तो दे दीजिए। आकलन और क्या कहते हैं, आप एक्सपेक्ट करना बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं। थोड़ा वक्त तो दीजिए। आज तो काउंटिंग हो रही है, नतीजे भी पूरी तरीके से साफ नहीं हुए, थोड़ा वक्त तो दे दीजिए सर। अभिषेक, समाजवादी पार्टी, अभिषेक जी। देखिए, यूपी की तो बात अगर आप करेंगे, यूपी में तो जंगल राज चल रहा है, मनमौजी सरकार चल रही है। कोई कुछ भ्रष्टाचार कर रहा है, कोई कुछ भ्रष्टाचार कर रहा है, जिसमें जिसकी सहानुभूति है उसी के साथ लेकर के चल बैठ रहा है। कोई इस्तीफे भेज रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट में, और बाकायदा PWD की तो बात ही मत कीजिए, स्वास्थ्य विभाग की बात ही मत कीजिए। बिना जानकारी के चीजें चल रही हैं और सब बंदरबाट करने में लगे हुए हैं। बेचारे आखिर योगी आदित्यनाथ जी करे तो करे क्या, सुनने वाली कोई बचा ही नहीं है। अधिकारी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। तो
यूपी में तो इस समय सिर्फ जंगल राज चल रहा है। कानून व्यवस्था सबसे ज्यादा दुरुस्त बताई जाती है यूपी में सहयोगी राज्य में। तो शबनम जी, अमिताभ जी को मैं पहचान गया, सॉरी अभिषेक जी को मैं पहचान गया, ये कानपुर के दंगाइयों में थे, इनका नाम था, वही वाले है ना सर? आप वही वाले हो ना जो कानपुर में व्हाट्सएप ग्रुप बना था दंगों वाले, वही वाले वाजपेयी जी हो ना आप? वही वाले वाजपेयी जी हो ना आप, अगर मैं नहीं गलत हूं तो? अच्छा संजय जी, आप वही वाले हैं जो सिर्फ अफवाहें फैलाने भारतीय जनता नहीं सर, याद आ गया आपको? अच्छा पकड़ गए देखो सर। अच्छा, आपका तो व्हाट्सएप ग्रुप में नाम था, कानपुर के दंगाइयों में, पत्थर फेंकने वालों में, अराजकता फैलाने वालों में, गोली चलाने वालों ने। अरे सर, योगी जी ने देखा क्यों नहीं? आपको तो पकड़ना चाहिए था भाई। समाजवादी पार्टी के बारे में कहावत है, गाड़ी में है समाजवादी का झंडा, उसके अंदर बैठा है गुंडा। तो आपके बारे में कहावत है, तो हम तो पहचान गए। दानिश भाई को बोलना था, दानिश भाई पकड़िए, ये कहां से आ गई दंगाई? अरे सर, हम तो घबरा गए, डर गए सर, हम डर गए। हम तो अनलिस्ट है, हम गलती हो गई, क्षमा करें हमें, हम दंगाइयों से बहुत डरते हैं। ठीक है सर जी, मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, पार्टी से बड़े अभिषेक जी कंप्लीट कीजिए। मुझे लगता है आज के समय में कंप्लीट कीजिए सर। कंप्लीट हो गया, कुछ है ही नहीं उनके बाद बोलने के लिए। कंप्लीट कहाँ है? वो तो बोल रहे हैं अराजकता फैली हुई है, वोट मिल नहीं रहा है, तो अराजकता फैली हुई है, हार रहे चुनाव, बोले जा रहे हैं। अखिलेश यादव को दिख ही नहीं रहा कुछ, एयर कंडीशन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं भाई। अपने जितने भी अपने चाचा हो, अपने ताऊ हो, सब छोड़ के जा रहे हैं, पिता का आशीर्वाद चला गया। अरे आप क्या बोलोगे? आप तो एकदम दयनीय स्थिति में हो गए। अगर अपनी स्ट्रेटेजी आपने नहीं बदली उत्तर प्रदेश के अंदर, तो अभी 122 है ना गठबंधन के साथ, कहीं 22 पे ना आ जाए 2027-28 में। मुझे चिंता है वाजपेयी जी। ठीक है, यूपी की चिंता बाद में करेंगे, पहले सदर जमहूरिया का आज इलेक्शन है, इंतखाब है, वोटिंग काउंटिंग हो रही है, उस पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है सर, बहुत मौजू आएंगे इस पर बात करने के लिए। दानिश जी, कितना बड़ा दिन है आज बीजेपी के लिए, क्योंकि तारीख आप रकम करने जा रहे हैं, एक आदिवासी महिला को आपने इस ओहदे पर लेकर आए और एक बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करने जा रहे हैं द्रौपदी मुर्मू। शबनम जी, बीजेपी के लिए नहीं अपितु पूरे देश के लिए, पूरे देश के सभी नागरिकों के लिए, पूरे समाज के लिए एक बड़ा दिन है। और मुझे लगता है कि पार्टी लाइन से हट करके सभी राजनीतिक दलों को मेरा ये विनम्र आग्रह है कि आप इसको एक जश्न मनाएं, इसको एक गौरवान्वित विषय समझें कि देखिए एक पिछड़ा व्यक्ति जिसके समाज की जीवन कैसी रही, इसको हमको समझना पड़ेगा कि कितनी कठिनाइयां होती हैं, कितनी कठिनाइयां से वो लोग आगे निकल करके आते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कहा है कि जो अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति है उसके लिए समर्पित ये सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी ने अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है उसके लिए कल्याणकारी योजना के माध्यम से जनता के लिए काम किया, उनको योजनाएं दी, उनको जो है फायदा पहुंचाया। उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए जब हमें सरकार को, पार्टी को एक मौका मिला कि देश के अंदर राष्ट्रपति की नियुक्ति करनी है, तो ऐसे कैंडिडेट को आगे रखा जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी था और बिल्कुल एक छोटे कार्यकर्ता से अपने जीवन की शुरुआत करने वाला व्यक्ति, जो जंगल, जमीन और जीवन की बात करता हो, जो माँ माटी मनुष्य की बात करता हो, जो महिलाओं की बात करता हो, जिसने कठिनाइयों का सामना किया हो और जिसके अंदर सिर्फ कठिनाइयों का सामना ही नहीं किया शबनम जी, बल्कि उसके अंदर वो क्षमता भी है, वो प्रतिभा भी है, वो व्यक्ति नेतृत्व भी निभा सकता है और निर्णय भी ले सकता है। तो ये सारे गुण उस व्यक्ति के अंदर है, तभी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे कैंडिडेट को आगे रखा। एक ऐतिहासिक निर्णय था, उसको सदन के सदस्यों ने, सभी सदस्यों ने, चाहे हमारे पार्टी के हो चाहे दीगर पार्टी के हो, उनको ऐतिहासिक पल बनाया। और मैं मानता हूं कि आने वाला 5 साल द्रौपदी मुर्मू जी का एक ऐतिहासिक कार्यकाल होगा। जिस प्रकार से एपीजे अब्दुल कलाम जी का रहा है, जिस प्रकार से लोग उनको याद करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व था उसका साधुवाद कि उसने उस वक्त भी एपीजे अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति को सामने लाया, राष्ट्रपति बनाया। और आज भी भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो साधुवाद का पात्र है, बधाई का पात्र है कि उसने एक ऐसे व्यक्ति को चुना, अपने ऐसे कार्यकर्ता को चुना जो सारे समाज को जो है लेकर के चलेगा, जो देश की चिंता करेगा, जो पिछले पायदान पे जो अंतिम व्यक्ति है उसकी चिंता करेगा, जो जल, जमीन, जंगल की चिंता करेगा। तो मुझे लगता है शबनम जी बड़ा उल्लास का विषय है, हर्ष का विषय है, गौरव का विषय है। निपुण साहब, 2 सवालों के जवाब मैं चाहूंगी। जो बात अभी दानिश जी ने कही है कि आपको लगता है कि आदिवासियों की जो तस्वीर है वो काफी हद तक बदलेगी, एक आदिवासी तबके से एक खातून महिला
राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। आपको लगता है कि तस्वीर बदलेगी? दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, बार बार ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन जो था एकजुट नहीं था, लेकिन आपको लगता है कि मेन वजह यही है द्रौपदी मुर्मू के सामने सब नतमस्तक हो गई, या वजह कुछ और है? अगर मैं महाराष्ट्र का जिक्र करूं, शिवसेना का जो 22 सांसद है उन्होंने वोट किया द्रौपदी मुर्मू को, क्या महज उनकी जो एक इमेज है उसके आगे वो नतमस्तक थे, या वजह कुछ और थी? मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी का फिर से मैं जिक्र करूंगी, क्या उसकी वजह द्रौपदी मुर्मू का नाम उनके आगे नतमस्तक होना आप कहेंगे, या फिर वजह कुछ और है? क्योंकि 70% जो है संथाल आदिवासी संथाल समुदाय से आते हैं, ये एक बड़ा पॉइंट है। बिल्कुल, देखिए क्या होता है ना कि राजनीति के अंदर हम बस जब पॉलिटिक्स की करते हैं तो वोट बैंक को अगर कोई काउंट ना करे, इसको ध्यान ना दे, तो पॉसिबल ही नहीं है। एसटी समुदाय के अंदर अगर कोई अपना वोट बैंक बनाना चाहता है तो उसको बिल्कुल देखेगा, कोई भी पार्टी देखेगी, चाहे भाजपा देखेगी, चाहे पहले कांग्रेस देखती आई हो या कोई और पार्टी देखती आई हो, तो निश्चित रूप से वोट बैंक पर ध्यान देकर ही कार्य होता है। रही बात की भाई, जैसे हम बात कर रहे थे द्रौपदी मुर्मू जी की बात करें, वाकई में इनका जो जीवन रहा है बिल्कुल एकदम निम्न से चली है। यानी कि शुरुआत देखेंगे तो कहां से उन्होंने शुरुआत की, यहाँ तक कि प्राइमरी स्कूल में वो टीचर तक रही हैं। अब देखिए कितना संघर्षपूर्ण उनका जीवन रहा। जब कोई इस प्रकार संघर्षशील व्यक्ति बहुत सर्वोच्च पद तक पहुंच जाता है तो ये भारत के गणतंत्र में, लोकतंत्र में एक आस्था बढ़ती है आम जनमानस की, और एक इच्छा प्रबल होती है कि इतने संघर्ष करने के बाद और एकदम वंचित समुदाय से कोई महिला वहां तक पहुंच जाती है। वो कोई जैसे कहते हैं चप्पन सिद्धांत से आई कि ऊपर से उतारी गई, ऐसा तो नहीं था। वो जमीन से नीचे से उठक कर गई है, यानी कि संघर्ष करते करते एक एक सीढ़ियां चढ़ते हुए गई हैं। तो आम जनता के अंदर, और मैं कहूंगा खासतौर से एसटी समुदाय की महिलाओं का आत्मविश्वास देखिएगा कि वो कितने आत्मविश्वास से आगे काम करेंगे। पूरे देशवासी की हम बात करते हैं, तो मैं जरूर कहता हूं कि जब इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई महिला हो, कोई पुरुष हो, जब हम कलाम साहब को देखते हैं कि किस प्रकार, किस गरीबी से जूझते हुए, संघर्ष से जूझते हुए वो साइंटिस्ट बने, और साइंटिस्ट के बाद वो क्या बनते हैं, हम के प्रेसिडेंट बनते हैं, तो कितना ज्यादा गर्व का मोमेंट था युवाओं के लिए। आदर्श बन गए थे कलाम साहब। तो द्रौपदी मुर्मू ऐसी ही बनेंगी पूरे देश की महिलाओं के लिए, केवल मैं आदिवासियों के लिए बात नहीं कहूंगा, सभी के लिए आदर्श बनेंगी। और रही बात की पार्टी की, निश्चित रूप से महिला है, एसटी समुदाय से है। एसटी समुदाय की जनसंख्या पूरे भारत में लगभग आप देखेंगे तो कितनी बड़ी संख्या उनकी बैठती है, तो उसको अगर वोट बैंकों को टारगेट न करे, ये पॉसिबल ही नहीं है। और जब बात महिला की होती है, महिला का इस समय, चाहे हम लोग ममता बनर्जी की बात करें, आपको याद होगा बंगाल के चुनाव में किस प्रकार से ममता बनर्जी बात कर रही थी महिलाओं की, और आपको याद होगा जब बीजेपी भी बाद में आई तो वो भी महिलाओं की बात करने लग गई थी। तो आज के दौर में अगर महिला को साथ छोड़कर कोई पार्टी बात करेगी, कैसे बात बनेगी? तो चाहे महिला की बात करें, चाहे आज समुदाय की बात करें, दोनों को साथ लेकर। और मैं एक छोटी सी लास्ट बात खत्म करूंगा, संवेदनशीलता ये हर दल के अंदर होनी चाहिए। और मैं ये कहूंगा, कबीर का मुझे लाइन बार बार याद आ रही है बहुत देर से, ये मैं खास तौर से कांग्रेस और सपा के जो हमारे प्रवक्ता उनके लिए कहना चाहूंगा कि जब कबीर कहते हैं कि पोथी पोथी जग मुआ, पंडित भया न पोए कोए, और ढाई आकर प्रेम सो पढ़े सो पंडित होए। यानी कि वंचित वर्ग के प्रति आपके अंदर कोई प्रेम ही नहीं है, कोई संवेदनशीलता ही नहीं है कि कोई महिला जो संघर्ष के बाद वहां तक पहुंची है, तारीफ के पुल बांधे होते हैं, यहाँ पर आप अन्य मुद्दे उठाने शुरू कर दिए। यूपी का मुद्दा उठा रहे हैं, यूपी के मुद्दे